हाईवे मेंटेनेंस में आगे बढ़ते हैं। फेलियर इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। नंबर 1, स्केलिंग ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, श्रिंकेज क्रैक, वार्पिंग क्रैक एंड मड पंपिंग। स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। Overall deterioration of concrete surface is known as scaling of the cement concrete pavement. ओवरऑल डिटोरेशन, अगर कंक्रीट का सरफेस पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो वैसे डैमेज को या वैसे फेलियर को स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कहेंगे। अगला है सीमेंट स्केलिंग इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी इन मिक्स प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल इम्प्योरिटीज व्हेन डैमेज विच डैमेज द मिक्स। तो स्केलिंग इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन मिक्स एंड प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स। तो ये मिक्स में अगर कोई डिफिशेंसी है, अगर जो हम मिक्स बनाए हैं उसके प्रोपोर्शन में अगर कुछ सीमेंट का कंटेंट कम है या दूसरे इंग्रेडिएंट ज़्यादा सीमेंट का कंपेयर में ज़्यादा है, जो प्रॉपर मिक्स अगर नहीं है, डिज़ाइन मिक्स हो या फिर मैनुअली मिक्सड हो, तो जिसको नॉमिनल मिक्स कहते हैं, तो ये अगर सही से उसका प्रोपोर्शन नहीं है तो उस केस में भी कंक्रीट सरफेस डिटोरिएट होता है। या फिर अगर उसके मिक्स में कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कुछ साल्ट कंटेंट है या कुछ अदर केमिकल्स है जो कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस केस में भी डिटोरिएशन होता है। तीसरा कारण क्या है स्केलिंग का? इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन। कॉन्क्रीट में अगर जब ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कब होता है? जब हम एक्सेस वाइब्रेट करते हैं सरफेस को कंक्रीट कास्टिंग के टाइम में, तो उस केस में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग हम जानते हैं क्या है कि ब्लीडिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो सीमेंट का अंदर का जो वाटर कंटेंट है, वाटर और सीमेंट का जो मिक्स है, इसको ये सरफेस के ऊपर आ जाता है और जिसकी वजह से सीमेंट कंटेंट जो टोटल मिक्स में है वो कंटेंट, सीमेंट का कंटेंट रिड्यूस होता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होता है, वीक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक नॉर्मली डेवलप ड्यूरिंग द क्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इमीडिएटली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के बाद जनरली सीमेंट को थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जब क्यूरिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो इस बीच में श्रिंकेज क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं। श्रिंकेज क्रैक क्या है? कंक्रीट का जो सरफेस है, कास्टिंग करने के बाद जब उससे जब मॉइस्चर जब निकलता है, जब मॉइस्चर निकलता है और सरफेस सूखने लगता है, कंक्रीट का ये सूखता है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक होने का कोशिश करता है। तो इस एक्टिविटी या इस प्रोसेस में, श्रिंकेज के प्रोसेस में भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। दीज क्रैक्स आर डेवलप इन द बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। वार्पिंग स्ट्रेस। इफ़ द जॉइंट्स आर नॉट वेल डिजाइन टू एकोमोडेट द वार्पिंग ऑफ द स्लैब एट द एज, दिस रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस ड्यू टू वार्पिंग एंड डेवलप क्रैक्स एट द एज इन इरेगुलर पार्ट। पहले हम लोग समझते हैं वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है। वार्पिंग क्या है? वार्पिंग का मतलब होता है कंक्रीट के सरफेस का एक एज के तरफ से, एक एंड के तरफ से वार्प, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ बेंट होना, तो इस फिनोमेना को हम वार्पिंग कहते हैं। और वार्पिंग अगर कंक्रीट पेवमेंट के जॉइंट्स को अगर डिज़ाइन सही तरीके से नहीं किया गया है तो उस केस में वार्पिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है। और वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप होने से बेंडिंग स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप होते हैं नियर द एजेस, और ये इरेगुलर पैटर्न्स में होते हैं। वार्पिंग क्रैक्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जॉइंट। तो इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका यही है कि जॉइंट्स जो है हमारे ट्रांसवर्स जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना। प्रॉपरली डिज़ाइन करने का मतलब है इसका स्पेसिंग, सही डिज़ाइन जो स्पेसिंग निकाला जाता है उस प्रॉपर स्पेसिंग में जॉइंट्स को प्रोवाइड करना, और इसमें जो टाई बार और
डुअल्स बार अगर यूज़ होते हैं तो वो जो है बार्स को सही डायमेंशन और सही स्पेसिंग में यूज़ करना और उसके फिलर्स मटेरियल्स जो यूज़ किए गए हैं उसे अच्छे से अच्छे मटेरियल, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करना। तो इसका है कि जॉइंट्स को अगर अच्छे से हम प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं तो वार्पिंग क्रैक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मड पंपिंग Mud pumping is occurred when soil slurry eject out through the joints and cracks of the joints and crack of the cement concrete pavement caused by downward movement of slab under heavy wheel load. हेवी व्हील लोड जब कंटिन्यूसली स्लैब पे पड़ता है और स्लैब के ऊपर अगर कोई क्रैक्स होते हैं तो उस क्रैक्स के थ्रू जो अंदर सबग्रेड का जो मटेरियल है, सॉयल है, वाटर है, वो बाहर की तरफ आने लगता है उस क्रैक से। तो इस फेनोमेना को मड पंपिंग क्या बोलते हैं। मड पंपिंग और जितना ये लोड कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, व्हील लोड जितना ज़्यादा होगा और रिपीटेड लोड होगा, ये मड पंपिंग का प्रोसेस और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि क्रैक्स बढ़ेंगे और क्रैक्स बढ़ने से क्या होगा, मड पंपिंग कंटिन्यूसली वो बढ़ेगा बाय एट द एज टाइम के साथ। फॉलोइंग आर द फैक्टर विच कॉज मड पंपिंग, विच कॉजेज द मड पंपिंग। एक्सटेंड ऑफ स्लैब डिफ्लेक्शन, स्लैब का डिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो मड पंपिंग होगा ज़्यादा। टाइप ऑफ सबग्रेड सॉइल, टाइप ऑफ सबग्रेड सॉइल भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सॉइल अगर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है तो उस केस में सबग्रेड सॉइल का बाहर आने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो सॉइल के अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में मड पंपिंग ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा। अमाउंट ऑफ फ्री वाटर जितना ज़्यादा वाटर परसेंट होगा उतना ज़्यादा मड पंपिंग होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द रिजिड पेवमेंट। नंबर 1, पुअर वर्कमैनशिप इन जॉइंट कंस्ट्रक्शन। जॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है और उसमें केयर करने की ज़रूरत है। जॉइंट्स अगर अच्छी तरीके से डिज़ाइन नहीं होंगे तो उस केस में क्रैक्स का या फिर फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट में। पुअर जॉइंट फिलर एंड सीलर मटेरियल। जॉइंट फिलर मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का होना चाहिए। वो अगर कंक्रीट सरफेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के टाइम में वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से फिलर उसके साथ एक्सपैंड होना, श्रिंक होना चाहिए। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिलर उस केस में एक्सपैंड होना चाहिए। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो भी फिलर मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सीलर मटेरियल क्या है? सीलर मटेरियल जो फिलर के ऊपर में हम सील करने के लिए कंक्रीट के जॉइंट्स को सील करने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसे सीलर मटेरियल बोलते हैं। और ये सीलर मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वाटर के साथ वाश्ड नहीं होना चाहिए या फिर हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होना चाहिए। पुअर सरफेस फिनिश अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो राइडिंग अच्छा होगा और दूसरा वाटर सरफेस पे जमा नहीं होगा, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इस वजह से सरफेस फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा रफ़ सरफेस ना हो, इससे राइडिंग भी अच्छा नहीं होगा और वाटर जमा होने के चांसेस, वाटर पाउंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट क्यूरिंग। कंस्ट्रक्शन के टाइम में जब हम कंक्रीट क्यूरिंग करते हैं तो उसे प्रॉपरली क्योर करना चाहिए फॉर द पीरियड विच इज़ मेंशन इन द IS कोड। तो अच्छे तरह से क्यूरिंग करना चाहिए। प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होता है तो क्रैक्स वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे क्रैक्स बढ़ता चला जाता है। सॉफ्ट एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, जो हार्डनेस, ये जो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट एग्रीगेट्स का होना चाहिए वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो पेवमेंट का स्ट्रेंथ भी कम होगा, वीक होगा पेवमेंट। इनएडिक्वेट पेवमेंट थिकनेस का जो डिज़ाइन थिकनेस है जो लोड के हिसाब से है वो थिकनेस एडिक्वेट होना चाहिए, अदरवाइज़ इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर पेवमेंट का थिकनेस कम है और लोड ज़्यादा है तो उसमें फेल हो सकता है पेवमेंट।
इनएडिक्वेट सब ग्रेड सपोर्ट एंड पुअर सब ग्रेड सॉइल। सब ग्रेड सपोर्ट जो अल्टीमेटली लोड जो बियर करता है वो सब ग्रेड करता है। सब ग्रेड सपोर्ट अगर अच्छा नहीं है, अगर वो बियर नहीं कर पा रहा है लोड, तो अगर सब ग्रेड फेल होगा तो पेमेंट सरफेस भी फेल होगा। और सब ग्रेड पुअर सब ग्रेड सॉइल, पुअर सब ग्रेड सॉइल का मतलब बियरिंग कैपेसिटी कम होना। अगर लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल है तो वो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इनकरेक्ट जॉइंट डिज़ाइन, जैसा कि पहले भी हम लोग देखे हैं, जॉइंट्स को बहुत केयरफुली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इसका स्पेसिंग और इसके जो भी जॉइंट्स में हम टाई बार डोयल बार हम यूज़ करते हैं, उन सबका प्रॉपर डायमेंशन और स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। Maintenance of highway. The various items of highway maintenance work may be broadly classified under 3 heads. तो हाईवे मेंटेनेंस के जितने भी वर्क हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रूटीन मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड स्पेशल रिपेयर। These includes filling up the potholes and patches, repair maintenance of shoulder and cross slope, upkeeping of the roadside drainage, cleaning chalked culvert maintenance of the and maintenance of miscellaneous item like road sign etc. तो रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? पैच, रोड्स के सरफेस में जो पॉट होल्स होते हैं, पैचेस होते हैं, उन सबको भरना, पैच को रिपेयर करना, पैच रिपेयरिंग वर्क। मेंटेनेंस ऑफ शोल्डर्स में अगर डैमेज है, शोल्डर जिसको हम लोग इमरजेंसी लेन भी कहते हैं या फिर पार्किंग के लिए जो है स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है हाईवे पे, तो शोल्डर्स को रिपेयर करना। क्रॉस स्लोप, अगर रोड में क्रॉस स्लोप चूँकि जब कैम्बर प्रोवाइड किए गए हैं वो अगर सफिशेंट नहीं है तो उसे रिपेयर करना। अप कीपिंग ऑफ द रोड साइड ड्रेन, रोड साइड ड्रेन अगर कहीं ब्लॉकेज है, चॉक्ड है तो उसे क्लियर करना, या फिर अगर उसके अंदर कुछ डैमेज है, टूटा है, कुछ स्लैब टूटा है या फिर अंदर कुछ रिपेयरिंग चाहिए तो उसे रिपेयर करना। क्लीनिंग चॉक्ड कल्वर्ट, अंडरपास जो रोड में बनाया जाता है पानी को एक तरफ से निकालने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह निकालने के लिए, तो कल्वर्ट्स में कई बार चॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली ऑन द मानसून सीजन, तो उसे चॉक को क्लियर करना। मेंटेनेंस ऑफ मिसलेनियस आइटम, मिसलेनियस आइटम में कुछ और भी आइटम हो सकते हैं जैसे साइन बोर्ड्स अगर प्रॉपरली नहीं है, या फिर कर्व स्टोन में अगर कुछ डैमेज है, मीडियंस में कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह से अलग अलग कुछ और भी मिसलेनियस छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको मेंटेन करना, जो कि रूटीन मेंटेनेंस में आता है। रूटीन मेंटेनेंस वर्क हम लोग को फ्रीक्वेंटली होते रहता है हाईवे को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है पीरियोडिक मेंटेनेंस। दीज इंक्लूड द रिन्यूअल ऑफ द वेयरिंग कोर्स ऑफ द पेमेंट सरफेस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस आइटम। पीरियोडिक मेंटेनेंस है, जनरली रूटीन मेंटेनेंस से ज़्यादा इसका इंटरवल होता है। ये अगर सरफेस कोर्स अगर डैमेज हो गया है, कुछ ज़्यादा डैमेज है, पैच वर्क में छोटे छोटे डैमेज होते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा डैमेज है, थोड़ा सा पोर्शन अगर है, उसको अगर हम लोगों को डैमेज हो गया है तो उसे हटा कर निकालना और एक नया लेयर वहाँ पे रिन्यूअल ऑफ वियरिंग कोर्स उसे वहाँ पे डालना, इस तरह के वर्क को हम पीरियोडिक मेंटेनेंस वर्क में करते हैं। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस आइटम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कुछ और भी आइटम्स हो सकते हैं जैसे साइड रेल वगैरह का रिपेयर करना, और भी कुछ आइटम्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। स्पेशल रिपेयर, दीज इंक्लूड द स्ट्रेंथिंग ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर और ओवरले कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट, वाइडनिंग ऑफ रोड, रिपेयर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड एक्सेट्रा। तो स्पेशल रिपेयर में है, इसमें बड़े वर्क जनरली होते हैं, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस ज़्यादा ये टाइम में किया जाता है, और ये तब ही करते हैं जब इसका ज़रूरत होता है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर, पेमेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ और मजबूत करने के लिए, जैसे अगर उसका वेयरिंग कोर्स पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो उसे फुल्ली ओवरलेड करना,
इस तरह का वर्क हो सकता है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट, अगर पेमेंट कहीं से पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उसका सरफेस, बेस कोर्स और सब बेस में अगर पूरा डैमेज हो गया है तो उस पार्टिकुलर सेक्शन को रिपेयर करना। वाइडनिंग ऑफ द रोड, अगर रोड कंजस्टेड हो रहा है, ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो रोड का वाइडनिंग करना, चौड़ाई को बढ़ाना। रिपेयर ऑफ द डैमेज कॉज, अगर किसी भी नेचुरल डिसास्टर की वजह से रोड डैमेज होता है, फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, या फिर एनी अर्थक्वेक की वजह से, एनी अदर कॉजेज़, तो उस केस में जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करना। तो ये सब स्पेशल रिपेयर केस में आते हैं। सेफ्टी लाइक आइलैंड एंड साइन, इसमें कुछ एडिशनल वर्क और भी है। सेफ्टी मेजर्स लाइक आइलैंड एंड साइन, आइलैंड होता है कि एक रेज्ड कर्व होता है जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। साइन बोर्ड्स वगैरह अलग से लगाया जाए अगर कुछ एडिशनल कहीं पे अगर ज़रूरत है, एक्सीडेंट जोन है या टर्निंग है या फिर कुछ सेफ्टी के लिए कोई साइन बोर्ड्स अगर हम लगाते हैं तो ये सब स्पेशल रिपेयर वर्क में इंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस रोड, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पैच रिपेयर वर्क, सरफेस ट्रीटमेंट एंड रीसर्फेसिंग। पैच वर्क, इट इज़ डन ऑन द डैमेज और road surface localized depression or pothole may be formed in the surface layer due to defect in the material and construction. जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट में पैचेस और पॉट होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये फ्रिक्वेंटली इसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ता है। इसको रिपेयर करने ये डैमेज होने का कुछ कारण ये भी है कि मटेरियल में अगर कुछ डिफेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन मेथड में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो ये 2 कारण से पैचेस पड़ते हैं या डैमेज होता है। इस तरह के छोटे मोटे पॉट होल्स होते हैं। टू रिपेयर द पॉट होल, इट इज़ cut into rectangular shape. Affected material are removed. Section affected in the section is removed until the sound material are encountered. इसको बनाने का, रिपेयर करने का तरीका ये है कि जिस जगह पे डैमेज है उसको एक रेक्टेंगुलर साइज़ में उसको कट करना, उसके ऑल चारों तरफ से उसको कट करने के बाद जितने लूज़ मटेरियल है सारे लूज़ मटेरियल को बाहर निकालना। और ये तब तक लूज़ मटेरियल को हम निकालते हैं जब तक कि अंदर से साउंड सरफेस या हार्ड सरफेस ना मिल जाए। और निकालने के बाद उसमें फिर आगे देखते हैं अगला स्टेप में क्या है। पैचेस आर क्लीन्ड एंड पेंटेड विद द बिटुमिनस बाइंडर। ए प्रीमिक्स मटेरियल इज प्लेस्ड इन द पैचेस एंड कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली। अब क्लीन करने के बाद उसको हम बिटुमिन बाइंडर से उसको पेंट करते हैं ताकि बॉन्डिंग नया सरफेस और पुराने सरफेस में हो। अच्छी बॉन्डिंग के लिए उसको पेंट किया जाता है। उसके बाद प्री मिक्स बिटुमिनस मटेरियल, जो प्री मिक्स है बिटुमिनस मटेरियल, जैसे उसमें एग्रीगेट है, बिटुमिन बाइंडर है, फाइन एग्रीगेट है, मिनरल फिलर्स हैं, ये सारे का एक प्री मिक्स बनाकर उससे हम उस पैच में भरते हैं और प्रॉपरली उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है। एज ए बिटुमिनस बाइंडर, कट बैक और इमल्सन में भी यूज्ड। बिटुमिनस बाइंडर में हम कट बैक या इमल्सन दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कट बैक इमल्सन हम कूलिंग स्टेट में यूज़ करते हैं। इसको ठंडा में ही यूज़ किया जा सकता है, या फिर इमल्सन एक ऐसा है जो कि बारिश के सीज़न में यूज़ किया जा सकता है। तो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम कट बैक और इमल्सन भी हम बिटुमिनस बाइंडर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस ट्रीटमेंट। द बाइंडर इन द टॉप सरफेस गेट worn आउट due to aging. Such pavement surface is applied with a renewal coat such as surface dressing and seal coat. अगर टॉप सरफेस में जो बाइंडर है, बाइंडिंग मटेरियल है या फिर जो भी सरफेस है, अगर पूरी तरह से अगर वॉर्न आउट हो गया है, ख़राब हो गया है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, उसे वॉर्न आउट होने का कारण एजिंग हो सकता है, टाइम के साथ वो ख़राब होता है। तो सरफेस ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता है, लाइक सरफेस ड्रेसिंग और सील कोट उसमें अप्लाई करते हैं। रीसर्फेसिंग, इफ़ द सरफेस इज़ टोटली वर्न आउट, कम्प्लीटली अगर वर्न आउट है, ख़राब हो गया है, एंड डेवलप ए पुअर राइडिंग सरफेस। राइडिंग सरफेस रीसर्फेसिंग में क्या है, इफ़ द सरफेस इज़ टोटली वर्न आउट एंड डेवलप ए पुअर राइडिंग सरफेस। अगर पुअर राइडिंग सरफेस अगर है और कम्प्लीटली वो ख़राब हो चुका है तो उस केस में हम लोग रीसर्फेसिंग करते हैं। मतलब सरफेस को कम्प्लीटली हम उसे डैमेज सरफेस के ऊपर एक नया सा सरफेस हम पूरे लेंथ में हम उसे अप्लाई करते हैं।
additional surface course on the existing surface. In this case overlay of the adequate thickness should be designed and constructed। ये इसमें जो प्रोसेस होता है इसे हम ओवरलेड कहते हैं। ओवरलेड का मतलब एक नया सरफेस को उसके ऊपर डालना, जिसमें बिटुमिनस मिक्स जो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे नए कंस्ट्रक्शन में होता है उस तरह से डिज़ाइन करके इसमें ओवरलेड करते हैं पुराने सरफेस के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा हाईवे मेंटेनेंस का यूनिट ख़त्म होता है। अगला लेक्चर हम लोग का होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। ओके, थैंक यू वेरी मच।